नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका आंसर राइटिंग के हमारे इस बैच में। तो जैसे कि हमने कल 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, मॉडल आंसर्स भी उनके देखे थे। आज उसी क्रम में कल मैंने आपको 5 क्वेश्चंस लिखने के लिए दिए थे और उन्हीं के मॉडल आंसर्स मैंने लिखे हैं। पहली बात मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि आपको मतलब जो आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं बार-बार कह रहा हूँ, अगर इसमें आपको कुछ फैक्ट ऐसा लगेंगे कि इतना बढ़िया फैक्ट हमें आता था, इसने नहीं लिखा। लेकिन जब आप एग्ज़ाम माइंडसेट में 5 क्वेश्चन 35 से 40 मिनट में लिखते हैं, यानी 8 मिनट एक के हिसाब से, तो तब आप उतनी चीज़ें शामिल कर ही नहीं सकते। और यही एग्ज़ाम हॉल में भी होगा। आप अगर एक ही क्वेश्चन के अगर आपके पास 20 फैक्ट हैं, तो आप उन 20 फैक्ट को डाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि 2 पन्ने में आपको आंसर्स लिखना है और उसमें उतने ही फैक्ट आ सकते हैं, वही 5-6, कोई ज़्यादा है तो 7 डाल सकता है। इसलिए मैं बार-बार यही कह रहा हूँ, ये आंसर्स आपको रटने नहीं हैं, क्योंकि मैं बार-बार यही आपसे अनुरोध है कि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता हो, आपको लिखने की शैली पकड़नी है यहाँ पर कि कैसे आंसर्स लिखा जाता है। मैं परफेक्ट नहीं होऊँगा, लेकिन एक दिशा मुझे ज्ञात है कि किसी आंसर को किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। आपको वही रणनीति सीखनी है यहाँ से, और अभ्यास इज़ अ की है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैं अगर कम समय में आंसर्स लिख पा रहा हूँ और प्रेजेंटेशन ठीक रख पा रहा हूँ, तो इसका एक ही कारण है कि मैंने बहुत सारे आंसर्स लिखे हैं। अब अगर आपका हाथ इस अनुरूप अभ्यस्त हो चुका है, तो आप जरूर लिख पाएंगे, क्योंकि आपको पता है मेंस का एग्जाम कैसा होता है। पीसीएस का भी मेंस क्या होता है, 2 एग्जाम होंगे एक दिन में, यानी 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम लिखना है। अब अगर 6 घंटे दिन में लिखना है कॉन्टिन्यूसली, तो उसके लिए कितनी स्पीड चाहिए होगी आपको खुद, और वो आ जाएगी धीरे धीरे, सब हो जाता है। बट लिखिएगा मेरे साथ, इतना ही आपसे अनुरोध है, ठीक है। और हम बढ़िया गति से चल रहा है हमारा। आप अगर मैं इतना तो विश्वास दिलाता हूँ कि आपका मेंस का भय तो खत्म हो ही जाएगा। आप अगर 2 या 3 आंसर भी रोज लिखते हैं ना, मेरे मॉडल आंसर्स देखिए, इनमें से कुछ फैक्ट के आप नोट्स बनाने तो नोट्स बनाइए, लेकिन वीडियो पूरी सुनिए, क्योंकि इस वीडियो जो मॉडल आंसर्स हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो मैं सिखा रहा हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अगर आप मतलब डेली प्रैक्टिस करिए ही, ठीक है। चलिए, तो कल मैंने जो 5 क्वेश्चन दिए थे, मैं अभी ही लिख पाया इनके आंसर, क्योंकि कल मैं कहीं बिजी हो गया था। तो फिर मैंने अभी ये आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो कल पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि जो संगम साहित्य है उस पर प्रकाश डालना है, फिर उसके सामाजिक महत्व को स्पष्ट करना है। देखिए, 2 क्वेश्चन हैं जो हम ये आंसर्स लिख रहे हैं ना, ये लगभग 150 शब्दों के आंसर्स लिख रहे हैं, क्योंकि मैं 2 पन्ने यूज़ कर रहा हूँ, तो 150 से मेरे ख्याल से ये 180 वर्ड्स यूज़ हो जा रहे होंगे इसमें, यानी 200 शब्द मान लीजिए अधिकतम। 150 से 200 शब्दों के बीच का ये आंसर हो रहा है हर एक हमारा, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है। 250 आ जाएगा तो आपको फैला के लिख देना है, और 150 में आएगा तो ये आंसर है ही उसके लिए, इससे बड़ा आंसर कोई होता नहीं है, ठीक है। मतलब 250 शब्द ही मैक्सिमम पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। तो देखिए, इस क्वेश्चन में इस प्रश्न में 2 प्रश्न लिखना है। एक तो आपको संगम साहित्य को बताना है कि क्या था ये, उसके बाद इसके सामाजिक महत्व को बताना है। चलिए, मैंने कैसे लिखा देखिए, ईसा पूर्व 3री सदी से 4ठी शताब्दी तक पांड्य शासकों के संरक्षण में संगम साहित्य का संकलन किया गया, ठीक है। 2-3 फैक्ट भी दे दिए मैंने कि हाँ, ये काल था इसका, और पांड्य शासक थे उस दौरान किया गया। फिर अब ये सामाजिक स्थिति पूछ रहा है। देखिए, जो मैंने आपको रणनीति बताई, सामाजिक स्थिति पूछ रहा है, तो मैं पहले तो कहूँगा ये भी था, लेकिन सामाजिक स्थिति भी थी इसमें। जैसे कि फिर क्या बताया मैंने, तत्कालीन राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति को उल्लेखित करते हुए सामाजिक दशा का भी इसमें बखूबी वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए, मैंने वही बताया, इंट्रो लिखना है एक ढंग से कि हर हर इंट्रो में चमत्कार नहीं हो सकता, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन में अमूमन नहीं होता। बाकी पॉलिटी के हैं, इकोनॉमी के, वहाँ तो हम करंट डेटा, रिपोर्ट, फैक्ट, कई चीज़ें होती है हमारे पास, लेकिन यहाँ उतना होता नहीं है, तो हम सिंपल ही भी आंसर रख सकते हैं। और अगर आपने शुद्ध बढ़िया लिखा है, अच्छे अक्षरों में लिखा है, समझ आ रहा है एग्जामिनर को फैला फैला, तो बढ़िया है, उससे सब वही करेंगे इस आंसर्स में। अब मैंने क्या किया, फिर संगम साहित्य को डिफाइन किया कि देखिए, संगम साहित्य का संकलन मदुरई में किया गया था, जिसमें 3 सम्मेलनों में किया गया था संगम साहित्य। 3 सम्मेलन हुए थे संगम साहित्य के। और संगम साहित्य की प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं, फिर जैसे कि मैंने जो मुझे रचनाएं याद थी मैंने लिख दी उसमें। हो सकता है कि 2 रचनाएं और हों, लेकिन मुझे याद नहीं आई उस टाइम पे, तो वो तो सबके साथ होगा ना। देखिए, जैसे तोलकाप्पियम की तोलकाप्पियार थी, इलांगो की शिल्पाधिकारम थी, शीतल सत्यनारायण की मणिमेखलाई थी, और कीलकणक्कु और मेलकणक्कु ये उपदेशात्मक ग्रंथ थे कुछ, और वर्णनात्मक ग्रंथ थे, उनके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। मैंने बता दिया संगम साहित्य भी 2-3 लाइन में बढ़िया कि हाँ, ये था, इसमें इतने ये साहित्य रचा गया था, ठीक है। उसके बाद अब संगम साहित्य का सामाजिक महत्व पूछ रहा है कि समाज पर इसका क्या प्रभाव, तो समाज में क्या क्या होता है ये बताइए। समाज, संगम साहित्य, वो तथ्य यहाँ पर आपको लिखने हैं जो समाज से जुड़ते हैं, अर्थव्यवस्था से नहीं कि यहाँ पर इतनी आय होती है, भू राजस्व होता है, वो कोई काम नहीं करेगा। राजनीति भी नहीं कि यहाँ शासक होता था, फिर अमात्य होता था, फिर मंत्री होते थे, वो कुछ नहीं। यहाँ पर केवल सामाजिक महत्व पूछा है, तो सामाजिक महत्व का पूछना है। तो देखिए, समाज में हमें देखिए 2 कविताएं 2 प्रकार की मिलती है हमें, एक अकम और एक पुरम। तो अकम क्या थी, प्रेम से संबंधित थी, और पुरम क्या थी, युद्ध से संबंधित थी।
तो इससे क्या पता चलता है समाज में क्या क्या मूल्य महत्वपूर्ण थे। एक प्रेम का मूल्य महत्वपूर्ण था और एक युद्ध का मूल्य महत्वपूर्ण था। तो बता समाज के स्वरूप तथा मूल्यों का निरूपण क्या क्या। खास बात क्या लिखी मैंने यहाँ पर, केवल अकम और पुरम लिख के छोड़ दिया मैंने, नहीं, मैंने फिर बाद में डिफाइन किया कि हाँ यह समाज के स्वरूप तथा मूल्यों का निरूपण करता है। यही मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ। फैक्ट आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी उनको डिफाइन करना है कि ये फैक्ट क्या काम का है, केवल अकम पुरम लिख के नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद समाज में प्रचलित गतिविधियों के अनुरूप कई भागों में विभाजन किया गया था। जैसे कि कुरीन, इसमें 5 भाग थे, बसरते 5 भाग होते हैं, लेकिन मुझे 3 ही याद थे तो मैंने 3 ही लिखे। जिसको 5 याद है वो 5 लिखेगा। ठीक है, जैसे कि कुरिंजी हो गया, पल्लनई हो गया, वेगई हो गया, कल्लिनई, कुछ 2-3 और नाम थे, तो वो 5 नाम थे इसमें। ठीक है, तो मैंने 3 इसमें लिख दिए। चलो मैंने विभाजन भी बता दिया। फिर समाज में प्रचलित जो महापाषाणकालीन संस्कृति है उसका भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। महापाषाणकालीन संस्कृति क्या थी कि उसमें दफन किए जाते थे, अनाज आभूषण उन सब के साथ किए जाते थे। ये दक्षिण में आपने पढ़ी ही होगी महापाषाण संस्कृति। तो ठीक है, मैंने ये भी बताया। फिर अनकु, अब देखिए जो मैंने प्री के लिए फैक्ट पढ़े ना, उन्हीं को मैंने यहाँ पर आंसर्स में मॉडिफाई किया है। देखिए, अनकु नामक पद रचना समाज में प्रचलित तंत्र मंत्र व जादू टोने का द्योतक है। ठीक है, फिर जो तिप्पल यादव प्रथा थी, तिप्पल यादव प्रथा, वह संगम समाज में प्रचलित सती प्रथा की संस्कृति को उजागर करती है। अब देखिए, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता था ये संगम साहित्य का, तो यहाँ पर आंसर खत्म नहीं किया मैंने। क्या किया, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना दिया, संगम काल का महत्व। बशर्ते पूछा नहीं है उसने, लेकिन मुझे आंसर को पूरा करना है अपना और कुछ अच्छा दिखाना है, तो मैंने संगम काल का महत्व भी दिखा दिया। क्या क्या महत्व है, उत्तर, ये महत्व कहीं किताब में थोड़ी लिखे हैं, जो मेरी समझ है उसी अनुरूप मैंने लिख दिए हैं ये महत्व, और कुछ बुरा नहीं लिखा है, सब बढ़िया लिखा है। जैसे कि उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण रहा ये। ठीक है, और महापाषाणकालीन संस्कृति के रूप में अद्वितीय प्रथा का निरूपण करता है ये। ठीक है, और महान साहित्यिक विरासत, जैसे जो ग्रंथ लिखे उससे क्या पता चलता है, उससे तमिल, कन्नड़, तेलुगु भाषा की नींव व समृद्धता का आधार बना। आज जो हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा सीखते हैं, मतलब जो भी हम देखते हैं, वो संगम काल के इस साहित्यिक परंपरा से विकसित हुई है। ठीक है, चलिए अब मैंने कहा, क्या कहा, इंट्रो होना चाहिए आपका। इंट्रो हमने लिखा था, बॉडी यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है, दोनों क्वेश्चन टैकल हो चुके हैं कि संगम काल क्या है और उसका सामाजिक महत्व क्या है, मैंने बता दिया। अब कंक्लूजन लिखना ही लिखना है, मैंने बताया 2 लाइन का लिखो, 4 लाइन का लिखो। और मेरी अमूमन क्या कोशिश रहती है, अगर जितने पन्ने दिए हैं मैं पूरे लिखता हूँ। अगर 2 पन्ने दिए हैं तो मैं 2 पन्ने यहाँ पर तक लिखने की कोशिश करता हूँ, 3 पन्ने दिए तो मैं 3 पन्ने पूरे भरने की कोशिश करता हूँ। मेरी अप्रोच ये रहती है। ठीक है, चलिए अब वो तो कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास में संगमकालीन समाज अद्वितीय सामाजिक संरचना के साथ साथ सांस्कृतिक विशिष्टता को भी संजोए हुए। अभी क्या इंट्रो आप नहीं लिख सकते क्या, ऐसा सॉरी, क्या कैसा निष्कर्ष है, सिंपल ही तो है निष्कर्ष, आप भी तो लिख ही सकते हैं, सिंपल है जिसने। और मेरी खास बात आपने देखी होगी आंसर्स में, हमेशा मैं वर्तमान से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये अप्रोच मैंने टॉपर्स की कॉपी से सीखी है, जो हमेशा वर्तमान से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे मुझे फैक्ट याद है तो मैं फैक्ट कर दूंगा, नहीं तो सिंपल ही लिख दूंगा कि हाँ वर्तमान में भी इसका महत्व है। जिसने दक्षिण भारत में के वर्तमान विकास में नियोजक की भूमिका निभाई है। बस एक ठीक ठाक आंसर ये लिख दिया है, बशर्ते इससे बढ़िया लिखेंगे कई लोग, लेकिन वही बात है, किसी का कोई आंसर अच्छा होगा, किसी का कोई आंसर अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या था, अब देखिए, क्या वाला क्वेश्चन, मुझे इसमें बहुत सारे फैक्ट याद थे तो मैंने सारे लिख दिए हैं अभी मैं, लेकिन क्रम से लिखे हैं, खिचड़ी नहीं बनाई है। पहली बात देखिए, मौर्य काल में हुई स्थापत्य की प्रगति पर प्रकाश डाले। अब इसने स्थापत्य पूछ दिया, स्थापत्य में आता क्या क्या है, जो भी निर्माण चीज़ें होती, जैसे कि स्तूप हो गए, स्तंभ हो गए, गुफाएं हो गई, मंदिर हो गई, मूर्तियां हो गई, या फिर अन्य कोई संरचना थी वो हो गए, सब तो मुझे जितनी आती थी मैंने सब लिखी इसमें। पहले शुरुआत देखिए इंट्रो की, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य राष्ट्रीय एकीकरण के साथ साथ स्थापत्य, कला, संस्कृति तथा परंपरा के समृद्धिकरण में प्राचीन इतिहास में टर्निंग पॉइंट है। अब देखिए, ये टर्निंग पॉइंट जैसा वर्ड मैंने यूज़ किया कहीं कहीं नहीं है, ये बस मैंने अपने उससे लिखा है ये, कि हाँ भाई टर्निंग पॉइंट है, कुछ बढ़िया लगेगा करके। ये सब लिखने से ही आता है, जब आप बार बार लिख चुके होगे ना आंसर, आपके खुद ही शब्द बिल्ड हो जाएंगे, आपकी भाषा शुद्ध हो जाएगी, आपकी गलतियाँ कम होंगी, जो हम व्याकरणिक त्रुटियाँ कहते हैं, जो वर्तनी की अशुद्धियाँ कहते हैं, वो सब दूर हो जाएंगी आपकी, लिखते लिखते होगा ये सब। ठीक है, फिर मैंने और खास बात मैं क्या करता हूँ, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी को हेडिंग बना देता हूँ हर क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ पर पूछा है स्थापत्य, तो मैंने इस हेडिंग बना दी कि मौर्य काल में स्थापत्य कला की प्रगति तथा समृद्धता। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, स्तूपों का विकास हुआ तथा विलक्षणता हुई। जैसे कि अशोक काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण हुआ, जैसे सांची, भरहू तथा अमरावती स्तूप का प्रारंभिक निर्माण काल यही है। और तोरण द्वारों पर अधिक नक्काशीदार कढ़ाई भी शुरू हुई इस दौरान। ठीक है, फिर मैंने स्तूप बता दिया, फिर मैंने स्तंभ बता दिया कि स्तंभों के निर्माण की भी शुरुआत हुई, स्तंभ निर्माण की परंपरा प्रारंभ हुई। शुरुआत में लकड़ी से निर्मित स्तंभ थे, बाद में पत्थर से स्तंभ बनाने लग गए थे।
देखिए मैंने केवल फैक्ट नहीं लिखे हैं कि स्तंभ निर्माण के बाद में सीधे रामपुरवा लौरिया अरराज, ये नहीं, पहले मैंने बताया कि स्तंभ ऐसा ऐसा होता है ये, फिर मैंने बताया कि 2-4 फैक्ट बताए, जैसे कि रामपुरवा का स्तंभ, लौरिया अरराज स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, सब ने पढ़ा होगा, लूसेंट में है, हर जगह है, और सारनाथ स्तंभ। फिर मेरे को एक डायग्राम बनाना ही होता है इस हिस्ट्री में, या तो मैं स्तूप का बना देता यहाँ पर, बट स्तूप ज़्यादा स्थान घेरता, तो मैंने क्या किया यहाँ पर स्तंभ का बना दिया, मैंने स्तंभ की प्रतिकृति बना दी यहाँ पर कि हाँ ये है, ये है, ये है, ये ठीक है। फिर मैंने गुफा निर्माण की परंपरा बताई। हाँ, गुफा तो आप कितनी पढ़ते हैं, बराबर की गुफाएं, नागार्जुनी गुफा है। तो देखिए चट्टानों को काटकर चैत्य तथा विहार बनाए गए, जैसे कि अशोक द्वारा नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण कराया गया और दशरथ द्वारा बराबर की गुफाओं का निर्माण किया गया। अब देखिए मुझे बराबर के भीतर भी 4 गुफाएं याद थी तो मैंने लिख दिया बढ़िया सा, लोमस ऋषि की गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपाड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। अब इस आंसर में खास बात क्या है, फैक्ट तो दिए हैं मैंने बहुत सारे, लेकिन सबको जस्टिफाई किया है, पहले बताया है कि हाँ चट्टानों को काटकर ये किया गया, जैसे कि ये यही, ठीक है, यही आपको सीखना है, केवल फैक्ट देने नहीं है, बढ़िया ढंग से प्रस्तुत करना। प्रस्तुतिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर मैंने यहाँ पर खिचड़ी बना दिया होता ना ये, तो फिर बेकार हो जाता, चाहे कितना ही अच्छा लिखो, प्रस्तुतिकरण भी मैटर करता है। हाँ, आपका कंटेंट तो मैटर करता ही है। फिर मूर्तिकला का भी विकास हो, जैसे कि प्रस्तर तथा टेराकोटा से बनी दीदारगंज की यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ जो जैन धर्म से संबंधित हैं अधिकांशतः, तो मैंने ये भी बताया। फिर मैंने बताया एक मंदिर याद था, जैसे कि महाबोधि मंदिर है, बोध गया का वज्रासन में जो महाबोधि मंदिर है वह भी संभवतः इसी काल का है, ठीक है। फिर आपने इस मौर्य काल के घेरदार कुओं के बारे में तो पढ़ा ही होगा। जो घेरदार कुएं हैं, जैसे कि रिंग स्टोन, डिस्क स्टोन का निर्माण धार्मिक तथा कर्मकांडी महत्व के लिए किया जाता था। तो देखिए कितना बढ़िया स्थापत्य बता दिया मैंने, बढ़िया से हेडिंग बना के सब लिख दिए, स्तूप, स्तंभ, गुफा, मूर्तिकला, मंदिर और रिंग स्टोन और डिस्क स्टोन। इससे ज़्यादा कौन क्या लिखेगा, ये आंसर मेरा बढ़िया है, इसमें मुझे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ज़्यादा मतलब कि जितना हो सकता है मुझे ठीक ठाक नंबर मिलेंगे। फिर मैंने देखिए आंसर तो यहीं पर ख़त्म हो गया है, स्थापत्य संरचना मैंने यहाँ पर बता दी है। अब देखिए अब मुझे मेरा स्पेस बचा है, तो मैंने इसका भावी दिशा भी बता दी कि हाँ मौर्य स्थापत्य से भावी जो आगामी शासक है उन्होंने क्या, वहाँ क्या महत्व है इसका। तो मैंने क्या क्या लिखा, सिंपल वही जो ऊपर लिखा उसी को उठाकर लिख दिया मैंने, जैसे कि प्रस्तर आधारित स्थापत्य निर्माण की शुरुआत हुई, बौद्ध धर्म में समृद्धता तथा मूर्तिकला विद्यालयों को दिशा मिली, गुफा निर्माण में चैत्य व विहार की समृद्ध परंपरा विकसित हुई और स्तंभ निर्माण की पराकाष्ठा हुई। कोई खतरनाक नहीं लिखा है, बट मैंने ये हेडिंग अलग बना दिया ना, यही मुझे यूनिक बनाता है, यहाँ पर +1 करेगा मेरा आएगा। अगर सबको 5 मिल रहे हैं तो संभव है मुझे 5.5 या 6 मिल जाए, अगर मेरा आंसर सही है थी। अब देखिए फिर से मैंने वर्तमान से कनेक्ट किया, वर्तमान में मौर्यकालीन सारनाथ स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, सबको पता है, जो उस काल की समृद्ध स्थापत्य संरचना तथा सांस्कृतिक पराकाष्ठा का द्योतक है। देखिए अब ये तो आपको भी पता था, लेकिन कनेक्ट करने की क्षमता कैसे है, जब मैंने लिखा है बहुत सारा देखा है। अब आप देखिए मेरे मॉडल आंसर्स को आप पता, ठीक है आपको टॉपर्स से ही पढ़ना है, वो मैं नहीं जानता क्या क्या है अप्रोच, लेकिन आप ये आंसर्स भी देखते हैं, ठीक ठाक एक दिशा मिल जाएगी, आप उसके बाद जाइए टॉपर्स पे, ठीक है। चलिए तो ये एक अच्छा आंसर था, मैंने लिखा है, और विदिन 8 मिनट के भीतर ये आंसर लिखना बाद में ही आएगा ये, जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं 10 मिनट 15 मिनट लिखता तो शायद और ज़्यादा फैक्ट लिखता और सोच के लिखता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सोचने का समय नहीं मिलता है, जो आपने प्री तैयार की, मतलब जो आपने पहले से ही तैयार करके गए हैं वही वहाँ पर उतारना होता है। चलिए अब मंदिर निर्माण की विभिन्न शैलियाँ, ये तो सबको पता होती हैं, 2-2 4-4 विशेषताएं, और देखिए 2 पन्ने में 150 शब्द में लिखना है तो 2-2 विशेषताओं से चल जाएगा। तो मंदिर निर्माण की विभिन्न शैलियाँ, भारत में मंदिर निर्माण की प्रमुखतया 3 शैलियाँ विकसित हुई हैं, जैसे कि नागर शैली, वैसर शैली और द्रविड़ शैली। फिर उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में यह प्रचलित है, ठीक है। फिर मैंने पहले नागर शैली को पकड़ा, इसका विकास व समृद्धता गुप्त काल से प्रारंभ होती है नागर शैली, ठीक है। अब कुछ कुछ विशेषताएं मैंने बताई हैं इसकी, जैसे कि मंदिर प्रायः ऊंचे आधार पर बनाए जाते थे, जैसे कि जगती के ऊपर, जगती कहते हैं जिस पर ये बनाए जाते, ऐसा है जगती पर बनाए जाते थे। मंदिर के बाहर नदी देवियों जैसे गंगा यमुना की मूर्तियां होती थी। मंडपों में प्रायः 3 प्रकार के मंडप बनाए जाते थे, जैसे कि मंडप होता था एक, फिर एक अर्ध मंडप होता था और एक मुख्य मंडप होता था। और जो मंदिर थे वो पंचायतन शैली में बनाए जाते थे, सबको पता है भाई ये तो। और मंदिर परिसर में जलाशय जैसी कोई संरचना नहीं होती थी इसमें, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर एक बढ़िया सा मैप बना दिया नागर शैली का, बहुत अच्छा नहीं होगा, मुझे ऐसा ही आता था, शायद और भी बढ़िया होगा, लेकिन मुझे यही आता था तो मैंने बना दिया, जैसा भी बना दिया जितना मुझे आता था। और वहाँ पर मैंने कुछ कुछ नाम भी लिख दिए, मंडप, अर्धमंडप, गर्भगृह, मुख्य मंडप, अंतराल, ध्वज, आमलक। ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। फिर अब हम प्री में कितने फैक्ट पढ़ते हैं नागर शैली के, तो मैंने उपशैलियाँ भी बता दी थी। हाँ भाई 3 उपशैलियाँ भी हैं नागर शैली की, एक उड़ीसा शैली है, एक खजुराहो शैली है और एक सोलंकी शैली है। और एक मंदिर भी बता दिया कि उड़ीसा शैली में लिंगराज मंदिर, खजुराहो शैली में कंदरिया महादेव मंदिर, सोलंकी शैली में मोडेरा सूर्य मंदिर। अब आपको ये क्या करना है, ये लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, मोडेरा सूर्य मंदिर सब हिस्ट्री की किताबों में है, ये बस यहाँ पे कनेक्ट करने की आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, उपशैलियाँ लिखने की क्षमता, उसके भीतर मंदिर भी लिखने की क्षमता, ये तो आप जब अभ्यास करेंगे फिर ही आएगा ना, ठीक है। देखिए ये नागर शैली मैंने बता दी, ठीक ठाक बता दी है यहाँ पर, ठीक है, मैं भी बना दिया बढ़िया। अब वैसर शैली,
वैसा शैली का विकास आपको पता है चालुक्य वंश के, अब यहाँ पर मैं अंडरलाइन करना भूल गया, बाकी जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको अंडरलाइन करना आपको इसेंशियल होता है, ठीक है। तो चालुक्य शासकों का संरक्षण में हुई। अब कुछ कुछ विशेषताएं, अब मुझे ज़्यादा विशेषताएं आती नहीं थी तो मैंने वही घुमा के फिरा के वाली बात की है यहाँ पर कि नागर तथा द्राविड़ शैली का संयोजन होता है, बारीक नक्काशीदार गर्भगृह इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। और कुछ मंदिर तारामय शैली में भी नियोजित किए गए, जैसे कि होयसलेश्वर मंदिर समूह, जैसे हेलीबीड था, होयसलेश्वर था, और सोमेश्वर सोमपुरा मंदिर था शायद, हाँ वो, ये सभी तारामय शैली में बनाए गए थे। और वैसर शैली के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं फिर, जैसे कि पट्टलकल मंदिर समूह है चालुक्य शासक का, ऐहोल मंदिर है, बादामी मंदिर है, और लाड़खान मंदिर है, और तारामय का एक प्रतीक भी यहाँ पर बना दिया, ठीक है। चलिए, अब मैंने फिर द्राविड़ शैली को बताया। अब मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने छोटे से में ही बता दिया द्राविड़ शैली। द्राविड़ शैली पल्लव काल में शुरुआत हुई और तत्पश्चात चोल काल में इसने अपनी समृद्धता प्राप्त की। अब द्राविड़ शैली का भी मैंने यहाँ पर एक मैप बना दिया कि ऐसे मंदिर होते थे, गोपुरम होता था, फिर अंतराल, मंडप, फलक, विमान, गर्भगृह, आधार, ठीक है। चलिए, फिर मैंने कुछ कुछ विशेषताएं भी बताई हैं यहाँ पर, जैसे कि विशाल गोपुरम होते थे, ये तो खास बात ही है। मंदिर परिसर में जलाशय होता था, ठीक है। मंदिर के चारों ओर विशाल दीवार होती थी, ठीक है। देवी देवताओं के साथ साथ शासकों की भी मूर्तियां बनाई जाती थी। अब मेरे पास स्पेस नहीं था तो फिर भी मैंने 2 मंदिर लिखे हैं, जैसे कि उदाहरण क्या क्या, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर हो गया और बृहदेश्वर मंदिर। बाकी मुझे यहाँ पर राजराजेश्वर मंदिर भी आता था, ऐरावतेश्वर मंदिर भी आता था, गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर भी आता था, बट स्पेस नहीं था तो नहीं लिख पाया। ऐसा होगा, बहुत सारा आएगा भी कहीं पर और लिख नहीं पाओगे, ये तो स्वाभाविक चीज़ें हैं ना। और उतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आंसर मेरा एक ठीक ठाक आंसर मैंने लिख दिया, 2-3 मैप बना दिए बढ़िया, और सबकी विशेषताएं बताई दी। इसके ज़्यादा उसने कुछ पूछा भी नहीं है। क्वेश्चन टैकल होना चाहिए, वो जो पूछ रहा है वो आपने लिखा है तो वो मायने करता है, ठीक है। अब इसका अंत करते हैं, ठीक है। फिर से वही आधुनिक से कनेक्ट किया। इस प्रकार नागर, वैसर तथा द्राविड़ मंदिर निर्माण शैलियों ने भारतीय मंदिर निर्माण परंपरा को समृद्ध किया। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर का नागर शैली में नियोजन इसकी पुष्टि करता है। बस, ठीक है। चलिए, आप सीख रहे होगे ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बस ये गप मारने वाला क्वेश्चन, आपकी समझ कितनी है उस पर है, कोई इसका कोई एक मॉडल आंसर हो नहीं सकता, सबका अलग अलग होगा इसमें। भारतीय संस्कृति व सभ्यता आज खतरे में है, समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। समालोचनात्मक मतलब क्या होता है पता है आपको? खतरे में है, हाँ खतरे में है दिखाना है एक बार, फिर दूसरे में दिखाना है नहीं खतरे में नहीं है। समालोचनात्मक मतलब की प्लस पक्ष भी दिखाना है और विपक्ष भी दिखाना है, ठीक है। चलिए, वैश्वीकरण का युग सभी समाजों तथा संस्कृतियों को एकीकृत तथा समायोजित करने में सहायक रहा है, तथापि इसकी समृद्धता तथा संरक्षण की आवश्यकता भी बढ़ने लगी है, ठीक। मैंने बता दिया क्वेश्चन में कि हाँ, वैश्वीकरण के कारण जो संस्कृतियां हैं वो एकीकृत तो हो रही हैं, लेकिन इनका संरक्षण भी आवश्यक है। मैंने पक्ष विपक्ष का हिंट इंट्रो में ही दे दिया एग्जामिनर को, ठीक है। चलिए, अब पहले मैंने क्या बताया, हाँ भारतीय संस्कृति खतरे में है ये बताया हमें, जैसे कि आधुनिकीकरण तथा पश्चिमीकरण ने भारतीय समाज में मॉडल कॉपी को जन्म दिया, यानी कॉपी करना। इस कारण अपनी संस्कृति तथा सभ्यता के बजाय पश्चिमी कारकों को तरजीह दी जा रही है, ठीक। जैसे कि इंग्लिश कल्चर की सर्वोच्चता हो रही है, तो जो भारतीय भाषा है वो 2ym दर्जे की। हम आजकल खुद ही देखिए, इंग्लिश बोलने वाले को हम महत्व देते हैं, बाकी कोई हिंदी में या अपनी मातृभाषा में बोले तो उसको हम कम समझते हैं। जैसे कि यूनेस्को का डेटा दे दिया मैं यहाँ पर कि उसने 196 भारतीय भाषाओं को विलुप्ति की कगार पर है ऐसा कहा है। वेशभूषा ही देखिए आप, साड़ी, कुर्ता पैजामा आजकल कम पहनते हैं और डेनिम कल्चर ज़्यादा चल चुका है। आध्यात्मिकता में कमी आई है और भौतिकवाद में वृद्धि ने समाज में मंदिर, स्तूप, आध्यात्मिक स्थलों की ओर रुख कम किया है। ये भी सिंपल सा है, आपकी समझ के अनुरूप। फिर जैसे कि भारतीय नृत्य के साथ साथ जो भारतीय संगीत है उसके स्थान पर अब हिप हॉप कल्चर प्रमुख हो गया, जैसे कि रैप वगैरह। आजकल शास्त्रीय संगीत कौन सुनता है, शास्त्रीय नृत्य कौन कर रहा है आजकल, सब तो हिप हॉप संस्कृति पर ही डेवलप हो चुकी है, जैसे डिस्को डांस, ये सभी चीज़ें लिख सकते हो आपको जितना समझ आता है। फिर इसी अनुरूप प्राचीन स्मारकों, मंदिरों तथा सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण के अभाव में शरण हो रहा है। इनका संरक्षण ही नहीं हो रहा है तो शरण होगा ही। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए, जैसे उत्तराखंड का मंजियाली सूर्य मंदिर जो उत्तरकाशी में है, बिहार का कुलसारी देवी मंदिर, ये संरक्षण के अभाव में शरित हो रहे हैं। अब मैंने ये क्या बताया, हाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति खतरे में है। अब मैं बताऊंगा नहीं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता समृद्ध भी हुई है कुछ कुछ, जैसे कि आज भारतीय संस्कृति में वैश्विक समाहार की प्रवृत्ति शामिल हुई है। इससे कॉस्मोपॉलिटन संस्कृति तथा बहुलवाद को बढ़ावा मिला है, जैसे कि योग तथा आयुर्वेद। देखिए अब पूरे विश्व में यह स्वीकार किए जा रहे हैं, योग तथा आयुर्वेद। और देखिए यूनेस्को द्वारा जो भारतीय सांस्कृतिक स्थलों को संरक्षण दिया जाता है उससे इनको वैश्विक पहचान भी तो मिल रही है, ये भी तो समृद्धता का ही प्रतीक है, ठीक है। और जैसे कि भारतीय सांस्कृतिक तत्वों की वैश्विक मांग भी बढ़ी है, जैसे कि नटराज की कांस्य मूर्ति देखिए, गुप्तकालीन साहित्यिक कृतियां देखिए, और नृत्य परंपरा में जैसे गरबा हो गया, भांगड़ा हो गया, ये सब आजकल कितने पॉपुलर हो रहे हैं, ये भी तो भारतीय संस्कृति ही है। तो मैंने बता दिया संस्कृति संरक्षित भी। अब ये मैंने कर दिया यहाँ पर वैल्यू एडिशन,
यही मैं बात करता हूँ कि कुछ ना कुछ करना है हमें। वो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है, कितना क्विक सोच पाते हो आप। उस 8 मिनट के भीतर आपको पूरा लिखना है, ब्लैक पेन ब्लू पेन यूज़ करनी है, अंडरलाइन करना है और कुछ नवाचार भी सोचना है। तो सिंपल ही मुझे कुछ जो आता था मैंने लिख दिया। वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति भारत की है, अहिंसा का मूल्य देखो, बौद्ध जैन हिंदू तथा सिख धर्म भारत से ही उत्पन्न हुए हैं, अध्यात्म तथा योग ये सब भारत की ही संस्कृति है। अब देखिए अंत करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन लिखते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि कलाम साहब के कथन कि सभ्यता का होना नहीं उसे मनाना जरूरी है, सभ्यता का होने से ज़्यादा उसको मनाना जरूरी है, को धरातल पर अपनाकर अपनी संस्कृति तथा परंपरा पर गर्व तथा कृतज्ञ होकर हम इस विशाल धरोहर व विरासत को संरक्षित कर सकते हैं। बस बढ़िया सा अंत मैंने लिख दिया। अब ये मैंने वही कहा कि इसका सबका आंसर अलग अलग हुआ क्योंकि बहुत स्कोप देता है ये क्वेश्चन, तो ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अंतिम क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन क्या है। अब सूफी आंदोलन क्या है, मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से उठा के डाल दी हैं जायसी की, जो मेरे आंसर को शायद थोड़ा सा प्रभावी बना सकती हैं इसमें, लेकिन ये सबके लिए अमूमन सबके लिए नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि ये इश्क मजाजी से इश्क हकीकी, हम केवल वहीं पढ़ते हैं ये, तो आपको लग सकता है इसमें कुछ अजीब सी चीज़ें डाली हैं, लेकिन वो सूफी आंदोलन की ही है। ठीक है, तो सूफी आंदोलन, इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले तो सूफी आंदोलन को डिफाइन कीजिए, फिर उसका भारतीय समाज पर प्रभाव दिखाइए। तो ठीक है, इस्लामिक प्रभाव से व्युत्पन्न सूफी आंदोलन प्रेम व रहस्यवाद पर आधारित है। यह जगत तथा ईश्वर के एकाकी रूप को उजागर करते हुए इश्क मजाजी से इश्क हकीकी, ये बहुत ही बढ़िया पंच लाइन है, कहीं पर भी ऐसे के लिए या कहीं पर आपको कोट करना है उसके लिए, मानव प्रेम से ईश्वर प्रेम की यात्रा को सर्वोच्च मूल्य के रूप में स्थापित करता है, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी यात्रा। तो मैंने सूफी आंदोलन बता दिया है। अब पहले मैं सूफी आंदोलन को ही डिफाइन करता हूँ, क्या क्या होता है इसमें। सूफी आंदोलन प्रेम तथा पीर पर आधारित आध्यात्मिक आंदोलन है। ये ईश्वर के आंतरिक तथा बाह्य रूपों में संयोजन करता है। रहस्यवाद की उपस्थिति है इसमें। इसमें ईश्वर मिलन की व्याख्या विरह द्वारा की जाती है। समा, आपने सुना होगा, समा है सूफी आंदोलन में, समा गाए जाते हैं जो ईश्वरीय प्रेम गीतों की शिक्षा व मिलन पर आधारित है। 3-4 मैंने सूफी आंदोलन के बता दी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारतीय समाज पर इसका प्रभाव दिखाना है। तो सूफी आंदोलन का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है, जो सबसे पहले लिखना है आपको, इसने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की, जिसने गंगा जमुनी तहजीब का निर्माण किया। अब यही तो कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड हैं, गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, एकीकरण, समावेशिता, सर्वसमाविता, सर्वस्पर्शी न्याय, ये सब कीवर्ड्स हैं, जहाँ पे भी मिलते हैं एक अलग से डायरी में आप इनको नोट डाउन करिए। इन्हीं से आपका आंसर बेहतर बने। जैसे समादृत वर्ड है, इसी को तो मैं कहता हूँ जो सिंपल भाषा होती है वो भी मत लिखिए, थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल की भाषा हो तो आप एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ता है उसका। ठीक है, तो जैसे और हिंदू घरों में प्रचलित देवी देवताएं तथा मिथकों को अपने साहित्य तथा शिक्षा में शामिल किया इसमें। ठीक है, और विभिन्न सिलसिलों संप्रदायों ने अलग अलग क्षेत्रीय परंपराओं को प्रभावित व समृद्धि किया, जैसे कि चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। कई सूफी संत थे जैसे कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और बंदा नवाज गेशुदराज आदि ने समाज में प्रेम, सहयोग, शांति तथा भ्रातृत्व के मूल्यों को प्रसारित किया था। ठीक है, फिर अजमेर में जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित जो कुतुब मीनार है, आज भी भारतीय समाज में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। फिर से मैंने आधुनिक से कनेक्ट कर दिया इसे, आपको यही शैली सीखनी है। फिर मैंने यहाँ पर अलग सा एक पॉइंट बना दिया, क्या, सूफी शिक्षाएं। अब यही कह रहा हूँ जो मैंने कुछ पढ़ी हैं अलग से, जैसे कि मानुष प्रेम भयउम बैकुंठी, ये इनका एक पंचलाइन है। एक इश्क मजाजी से इसका हकीकी यात्रा है। एकेश्वरवाद पर यह बल देते हैं। प्रेम पीर की माला, ये जायसी का एक कथन है। और काई जीव एक बूटी, यानी सभी जीव एक ही चीज़ है, मतलब कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं, सब जीव एक ही अंतरात्मा की संतान है। चलिए, ये बढ़िया सा मैंने वैल्यू एडिशन यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ पे मुझे +110% मिलना ही चाहिए। जो भी मतलब मुझे मॉक कोर्स थे उसमें 1+ तो मिलता था, तो वहाँ भी मिलेगा ही, आधा मिलेगा कोई बात नहीं, बट थोड़ा तो मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार अब अंत करते हैं इसका। इस प्रकार सूफी आंदोलन का आगमन व भारतीय संस्कृति के साथ इसका सम्मिश्रण समाज को अधिक सहिष्णु, करुणामयी और सहयोगी बनाया, जिसके आधार पर संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के मूल्यों में परिलक्षित होते। फिर से मैंने आधुनिक से कनेक्ट कर दिया। तो कुछ कुछ शैलियाँ पकड़नी है आपको, आंसर नहीं पकड़ने। आंसर तो आप लिख ही लोगे ना अगर आपको शैली आ गई तो। ठीक है, तो देखिए ये मैंने कुछ कुछ मॉडल आंसर थे, आपको जरूर से सीख तो मिल रही होगी। अगर कुछ अप्रिशिएट करोगे तो मुझे भी बेहतर लगेगा, क्योंकि पहली बार ही मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यही चीज़ें होती हैं, सब लोग यही लिखते हैं। वहाँ पर कौन कितना बेहतर लिख पाता है, किसका कितना दिन है, किसने कितनी प्रैक्टिस की है, वो सब भी मैटर करते हैं। तो आप भी जरूर अभ्यास कीजिएगा। मैं फिर से आज 5 क्वेश्चन अपलोड करूँगा और कल हम उनके मॉडल आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।